उनकी मैडम बता रही है कि हमने डॉक्टर साहब के हार्ट का बाईपास सर्जरी करवाया। सर्जरी करवाने के बाद गंगानगर डॉक्टर साहब को ले आए। 1.25 साल तक डॉक्टर साहब ठीक रहे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ऑपरेशन के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव दवाइयां चलती हैं वो दवाइयां नियमित रूप से ले रहे थे। अब 1.25 साल के बाद क्या हुआ कि डॉक्टर साहब के पेशाब में से खून आने लगा। जब इनके पेशाब में से खून आया तो बड़े चिंतित हुए, बड़े परेशान हुए, क्या करें। तो हमने गंगानगर में अन्य डॉक्टर साहिबान से बात करी कि सर हम क्या करें, इनके पेशाब में से खून आ रहा है। तो दूसरे डॉक्टरों ने ये राय दी कि हो सकता है इनके ऑपरेशन के बाद जो दवाइयां दी जा रही हैं उनकी ओवरडोज या अधिक मात्रा इनके शरीर में जा रही हो, उससे इनके गुर्दे पर असर पड़ रहा हो और उसकी वजह से पेशाब में से खून आ रहा हो। तो दवाइयां कम, हमने दवाइयां कम करी लेकिन खून आना बंद नहीं हुआ। बड़े चिंतित, बड़े परेशान। तब डॉक्टर साहब को लेकर दिल्ली के पास एक शहर का नाम आपने सुना होगा, गुरुग्राम। वहां एशिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर साहब को भर्ती करवाया। भर्ती करवाने के बाद डॉक्टर साहब के शरीर की पूरी जांच की गई। उस जांच में जो बात सामने आई, बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई कि डॉक्टर साहब के यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली में कैंसर हो गया और उस कैंसर की वजह से उनके पेशाब के रास्ते में से खून आ रहा और वो कैंसर हुआ था सिगरेट और शराब पीने से। डॉक्टर साहब को भर्ती कर रखा था, उनका इलाज शुरू कर दिया। 1 महीने तक घर वालों ने उनका इलाज करवाया। 1 महीने तक इलाज के दौरान उनके घर वालों का कितना खर्चा आया आप लोगों की कल्पना से कहीं परे। उनका खर्चा आया 30 लाख रुपए से ज्यादा। कितना? 30 लाख। और 1 महीने के इलाज के बाद जब छुट्टी दिलाकर लाए ना हॉस्पिटल से, तो डॉक्टर साहब को भी लाए, उनकी डेड बॉडी को लाए। यानी कि इतना कुछ इलाज करवाने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद उन डॉक्टर साहब को उस मृत्यु से नहीं बचाया जा सका जो उनको कैंसर से हुई। और कैंसर हुआ था नशे के से। समझ मेरी बात। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है बेटा, जब कोई आदमी नशा लेता है तो नशा लेने के बाद उसके दिमाग में सुन्नापन पैदा होता है। दिमाग में सुन्नापन पैदा होने के कारण उस व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है। उसे नहीं पता लगता कि क्या सही क्या गलत है और वो नशा लेकर सारे गलत काम करता है। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार। हमारे समाज में लगभग 80% के करीब अपराध सिर्फ और सिर्फ नशे की वजह से। यदि हमारे समाज से नशा खत्म हो जाए तो ये अपराध भी खत्म हो जाए। आप लोग बेटा आए दिन पढ़ते हो अखबारों में, इस रोड पर एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मर गए, इस रोड पर एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मर गए। तो अधिकतर एक्सीडेंट के पीछे क्या कारण होता है? नशा। जो कि जब कुछ ड्राइवर लोग नशा की गाड़ी चलाते हैं उनके दिमाग में सुन्नापन पैदा होता है, उन्हें दिशा का नहीं पता लगता, एक्सीडेंट करते हैं लोग। इन दिनों में हमारे गंगानगर जिले में या पंजाब में ये जो परिवारों के विघटन हो रहे हैं, पति पत्नी के जो तलाक संबंधित केसेस बढ़ रहे हैं, उनमें भी नशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्यों? क्योंकि पति नशा करता है, पत्नी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो तलाक की होती है। यदि नशा इतना नुकसानदेह है तो क्या हमें वो नशा करना चाहिए? करना चाहिए। अब हमने एक प्रतिज्ञा ली थी ना कि हम नशा छुड़वाएंगे। किसका छुड़वाएंगे? किसका? जो लोग नशा करते हैं उनका नशा कैसे छुड़वाएंगे? हम आपकी बात सुनिए। मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आदमी का नशा छुड़वा सकता है। नशा छुड़वाना मुश्किल है, कठिन है, असंभव नहीं है।
उसके लिए पहला जो होता है कि नशा करने वाले व्यक्ति को हमें बार 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 सुनाना है, 20 बार, 30 बार, 40 बार। हमारे पास ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां केवल बच्चों के समझाने से बड़ों ने नशा करना छोड़ दिया, या बड़े लोगों के समझाने से बच्चों ने नशा करना छोड़ दिया, पहली बात। दूसरा, कुछ लोग हमें ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि नशा करना बुरी बात है, नशे के नुकसान है, परंतु यार मैं एकदम नशा नहीं छोड़ सकता। तो उनको भी आप नशा छुड़ा सकते हैं। आप उन्हें सलाह दे सकते हैं कि अंकल जी, ताऊ जी, दादाजी, पापा जी जो रखते हैं कि धीरे धीरे नशे को कम करके छोड़ दो। और गौर करने वाली क्या बात है, कोई भी नशा धीरे धीरे कम करके बिना किसी शारीरिक या मानसिक तकलीफ के छोड़ा जा सकता है। मान लो कोई आदमी 10 सिगरेट रोज पीता है,